हेलो बच्चों, तो देखो आज फिर मैं आ गई आपके लिए स्पेशल लेक्चर लेकर और वो है L9 जिसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का वंशागति के आणविक आधार के बारे में। और आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर जो चैप्टर फ्लो है वो आपको पता ही है कि क्या क्या हमें पढ़ना है और प्रतिकृति तक पहुंच गए हैं हम, तो काफ़ी कुछ बाकी है अभी बायो की कहानियों में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वही जिसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट देखा, यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने प्रतिकृतिकरण क्या होता है सिर्फ ये पढ़ा था। नए रज्जु का संश्लेषण मतलब नए जो कॉइलिंग है डीएनए की या नया स्ट्रैंड है वो कैसे बनता है। उसके बाद सतत या लीडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं वो देखेंगे, ये सब इसी प्रोसेस के अंतर्गत है। और असतत या लैगिंग स्ट्रैंड्स क्या होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो रेप्लिकेशन के ही ये पार्ट्स हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में इन टॉपिक को लिया जाता है, इसलिए एज अ टॉपिक भी हम इसे देख सकते हैं। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया की। ठीक है, और डीएनए प्रतिकृति जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी प्रक्रिया से पहले हम उससे ज़रूरी रिक्वायरमेंट देखेंगे कि क्या पहले सामान इकट्ठा करना है। भाई अगर कुछ काम करना है तो पहले उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में हेडिंग इसी हिसाब से आवश्यक एंजाइम व सामग्री ऐसे ही कुछ हेडिंग है, तो इसीलिए तो पहले हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि कोई चीज़ क्या सामग्री या क्या रॉ मटेरियल लग रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद उसको एक बोर्ड पे हम प्रोसेस देखेंगे। तो आज उनसे रिलेटेड चीज़ें भी देखेंगे, वो क्या है ये भी देखेंगे, प्लस उसका प्रोसेस भी देखेंगे। तो पहले सबसे पहले शुरू करते हैं कि डीएनए प्रतिकरण की प्रक्रिया में निम्न पद या चरण होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामग्री क्या क्या लगती है तो भी यही रहेगा और प्रोसेस में भी यही काम चलेगा, दोनों तरफ सेम चीज चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कि क्या करना होगा, हमें क्या चरण करने होंगे। सबसे पहले अकुंडलन करना होगा, यानी कि अनवाइंडिंग करनी होगी। अब ये अनवाइंडिंग क्या है भाई, वाइंडिंग का मतलब होता है पैकअप कर देना, और मूवीज में सुना है ना पैकअप पैकअप पैकअप, मतलब सब कुछ पैकअप कर देना। ठीक है, और अनवाइंडिंग का मतलब होता है अनपैकिंग करना। भाई पहले हमने डीएनए को कॉइल किया, अब आप बोलिए मैम पहले इतनी मुश्किल से तो आपने डीएनए पैकिंग करवाई, अब उसकी अनपैकिंग करवा रही है, तो क्या करें, यही जीवन का सत्य है और इसी से आप और हम चल रहे हैं। तो अब हमें जो डीएनए को कॉइल किया था ना हमने न्यूक्लियोसोम बना के और वो मोतियों की हेल्प से, धागों की हेल्प से, अब उसको अनवाइंडिंग करना है। क्योंकि डीएनए के प्रतिकरण में प्रत्येक रज्जु की यानी कि स्ट्रैंड जो है वो एक सांचे की भांति कार्य करता है, यानी कि टेम्पलेट की भांति। मैंने कहा था कि रेप्लिकेशन में डीएनए जो है सिर्फ वो एक मोल्ड की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब वही कि केक बनाने के लिए अगर आपको किसी शेप की जरूरत है तो वो शेप, कोई शेप आप बना रहे हैं तो उसके लिए आप जो आउटलुक देख रहे हैं वो मोल्ड की तरह या टेम्पलेट की तरह काम करता है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो डीएनए अभी तक पैकिंग करके आए हुए हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि हम ऐसा बनाते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में। हालांकि जब हमने इसको पैकिंग की तो हमने बोला कि वो कुछ ऐसा कॉइलिंग है, तो इस कॉइलिंग को खोलना जरूरी है क्योंकि डीएनए का हर एक पार्ट हमें रेप्लिकेट करना है। फोटोकॉपी तो सारी लाइंस की होती है ना, ऐसा थोड़ी कि फोल्ड करके आप अंदर डाल दो, आधी लाइंस आएंगी आधी नहीं, पूरी की रेप्लिकेशन करनी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। और ये हमें ध्यान है, जो हम लास्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वहां पे भी बताया कि डीएनए में जो ये एक एक स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। मतलब एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा और दूसरा वाला नया बनेगा। मतलब ये दोनों अलग होंगे, इससे एक नया डीएनए बनेगा दूसरा वाला पार्ट, और इससे एक नया डीएनए बनेगा, दोनों के नए नए स्ट्रैंड बनेंगे और एक एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल रहेगा। ये कहानी अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो वही हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको खोलना है। अतः पैतृक डीएनए अणु के दोनों रज्जु की यानी स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। विशिष्ट एंजाइम हेलिकेजेस, ठीक है, अकुंडलन में मदद करता है। ये क्या है, इसका नाम याद रखना है आपको एंजाइम, कि ये जो अब हमें कॉइलिंग खोलनी है, बांधने के लिए तो न्यूक्लियोसोम बना दिया, हिस्टोन प्रोटीन बना दी, सब बना दिया, लेकिन अब खोलने के लिए भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे।
जितनी जोर से आप गिठान बांधते हो वापस उतनी ही जोर से उसको खोलने की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो इसमें मदद करता है। क्या कहानी है ये कहानी ये है कि देखो, जब आप डीएनए, जो कि हम कह रहे हैं कि ऐसा है, इतना कॉइल है, ठीक है, इसको खोलते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर आप कोई रस्सी लेते हैं, रस्सी देखिए आपने, रस्सी जो होती है वो कुछ ऐसे कॉइल होती है, जो जूट की या प्लास्टिक की भी नायलॉन वाली आप रस्सी देखेंगे तो वो ऐसी होती है। अगर हम उसे बीच में से खोलना चाहें, मतलब रस्सी के दोनों तरफ तो रस्सी बंधी हुई है, बीच में से खोलना चाहे, आप एक उंगली डाल के उसको छेद कर दो और छोड़ दो तो रस्सी वापस बंध जाएगी, है ना, कॉइल हो जाती है। या आपने बहुत चीज कॉइल कर रखी है, उसको आप थोड़ा सा खोल दोगे और छोड़ दोगे तो वो वापस कॉइल होने की कोशिश करती है ना। उसके अंदर क्या होता है, दबाव की वजह से, उस प्रेशर की वजह से। तो डीएनए भी ऐसा ही है। डीएनए में क्या होता है, हम बीच में से डीएनए खोला जाता है इस प्रक्रिया में। अब बीच में से इसको खोल तो लेते हैं इस तरह से, लेकिन ये यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ से डीएनए खोल दिया, लेकिन मैं जैसे इसको छोड़ूंगी ये वापस चिपक जाएगा, मतलब वापस क्या हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा, क्योंकि कॉइलिंग इतनी टाइट है। रस्सियों के साथ आपने ऐसा देखा होगा। तो भैया पहले तो हमें इस कॉइलिंग को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हेलिकेज एंजाइम चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक और एंजाइम यहाँ पे काम आता है जिसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। लिख लो इसको। देखो एनसीईआरटी में इस एंजाइम का नाम नहीं दे रखा है, हेलिकेज का नाम दे रखा है, लेकिन टोपोआइसोमरेज का नाम नहीं दे रखा है। और कई गाइड्स या बुक्स में आप पढ़ेंगे, क्योंकि देखो आपको किस लेवल पे समझाया जा रहा है, ये 12th लेवल पे समझाया जा रहा है। जब आप इसी चीज को बीएससी या एमएससी की लेवल पे पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेलिंग ऐड हो जाएगी। फिर आपको बहुत सारे प्रोटीन भी पढ़ने पड़ेंगे इस एंजाइम के साथ, के और भी बहुत सारे प्रोटीन काम में आते हैं। तो सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम, देखो इसको याद कैसे करना है। डीएनए में क्या होते हैं, हेलिक्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिकल मॉडल, है ना। तो उस हेलिक को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम लग रहा है, हेलिकेज। लेकिन ये हेलिक इसको खोल तो देता है, लेकिन ये वापस चिपक जाते हैं। इनको रोकने के लिए कुछ एंजाइम्स और काम में आते हैं, जिसमें एक तो है टोपोआइसोमरेज, ठीक है। दूसरा कुछ प्रोटीन्स काम में आते हैं। इनको भले ही आप नहीं लिखें, आप सिर्फ लिख दें सहायक प्रोटीन के नाम से लिख दें इनको, बस मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान उड़ेल रही हूं। सहायक प्रोटीन काम में आते हैं और वो प्रोटीन जो होते हैं उनको बोलते हैं SSB, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स काम में आते हैं। और कुछ ए प्रोटीन्स भी होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन हैं, पर हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, आप सिर्फ सहायक प्रोटीन बोल के खत्म कर सकते हैं इस कहानी को। तो ये प्रोटीन्स काम में आते हैं। अभी कैसे काम करेंगे ये हम बताएंगे जब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ये 2-3 प्रोटीन आप लिखेंगे, एक तो प्रोटीन प्लस ये एंजाइम काम में आता है। चलो अनवाइंडिंग कर ली। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, रेप्लिकेशन का आरंभन करना है हमें, कि भाई हमने क्या कर दिया, उसको खोल दिया। अब डीएनए को रेप्लिकेट करना है। हर एक डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। दोनों डीएनए सेपरेट हो गए, बीच में से ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ। देखिए डीएनए जो है हम बोलते हैं सेपरेट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा डीएनए 2 अलग अलग स्ट्रैंड कर दिए। ये स्ट्रैंड ऐसे होते हैं कि यहाँ से तो डीएनए अभी भी कॉइल है, दोनों स्ट्रैंड ऐसे कॉइलिंग है। आपने कहीं बीच में से इसको खोला है, आपने तो क्या खोला है, कोशिका खोल रही है, तो ऐसे खोला, यहाँ से तो अभी भी ये कॉइल ही है। जिस जगह का रेप्लिकेशन करना होता है सिर्फ उतना ही खुलता है, ठीक है। अभी इसको और आगे हम समझेंगे। अब क्या करना है, आरंभन करना है। तो आरंभन के लिए ऐसा नहीं कि उसको मन में आया कि चलो आज डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, और हम कहीं जुड़ गए, प्रोटीन आया इधर जुड़ गया, डीएनए चालू कर दिया, है ना। कि वो वेले टाइप के लोग होते हैं ना, चलो आज घूमने चलते हैं, चलो आज चौराहे पे चाय पीने चलते हैं, और बॉयज होते हैं ना वैसे, चलो लड़कियां होती है जो, चलो आज टी पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं ना, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन करना होता है, भाई डीएनए रेप्लिकेशन कब करना होता है, जब हमें या तो डीएनए की डबल कॉपी चाहिए, यानी कोशिका विभाजन करना हो, या तो हमें क्या करनी हो, सेल डिवाइड करनी हो, 1 से 2 सेल बनानी हो, माइटोटिक डिवीजन करना हो, यानी समसूत्री विभाजन करना हो, वृद्धि होती रहती है, सेल्स बढ़ती रहती है, उन मैटर में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है।
और कौन सी स्टेज पे होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहले हालांकि मैंने बताया है कि हमने जब 11th में आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो सेल डिवीजन के कुछ स्टेप्स होते हैं, G1, G0, S फेज पढ़े हैं या नहीं? हाँ पढ़े हैं। तो ये S फेज जो होती है, S प्रावस्था, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है। हालांकि इसका अभी भी प्रूफ नहीं है, लेकिन अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। कई बुक्स आपको नीचे ये लाइन लिखते हुए मिल जाएंगी कि हालांकि ऐसा माना जाता है, ऐसा भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक तो हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण फेज भी बोलते हैं, एस फेज को, सिंथेटिक फेज। ठीक है, तो डीएनए जो है ऐसा नहीं रेप्लिकेट, इसको कोई चीज चाहिए, इसको कोई जगह चाहिए जहां से इसको पता चले कि मेरे को यहां से डीएनए को रेप्लिकेट करना है। तो उस स्थल को हम क्या बोलते हैं, ओराई स्थल। और ये ओराई कहां से बना है भाई, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति हो रही है, डीएनए की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन की, आरंभन की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ओराई स्थल। ठीक है, तो डीएनए में एक विशेष स्थान होता है जहां से प्रतिकृतिकरण प्रारंभन होता है। इस स्थान को प्रतिकृतिकार प्रारंभन स्थल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या शॉर्ट में हम इसको क्या कह देते हैं, ओराई कह देते हैं। अब इसमें एक खास बात है, जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, देखो ये चीजें नोट करते जाना, क्योंकि आगे हमें जब अचानक बता देगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है। अब क्या है, वैसे तो हमारे प्रोकैरियोटिक बड़े आग प्रकार के हैं, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया वैसी चीजें आती हैं। हम इनको तुच्छ प्राणी मानते हैं, हमारे से बहुत ही पुराने टाइप के ख्यालों वाले प्राणी हैं, लेकिन इस मामले में इन्होंने बाजी मार रखी है। क्या बाजी मार रखी है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका अगर हम डीएनए की बात करें, तो हम बैक्टीरिया का जब डीएनए बनाते हैं तो बोलते हैं सिंगल, एक सर्कुलर शेप में बैक्टीरिया का या किसी भी प्रोकैरियोट का डीएनए होता है, क्योंकि इनके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, गरीब टाइप के प्राणी है। हमारे पास तो भाई न्यूक्लियस है, सेल है, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए अलग लेके चलते हैं हम साथ में। तो प्रोकैरियोट के पास एक ही पूरे डीएनए में एक, ओनली वन ओराई स्थल होते हैं। कोई काम ही नहीं, माथाफोड़ी नहीं है, ढूंढा चिपका। लेकिन यूकैरियोट में क्या है, दो से ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं एक से ज्यादा, एक से अधिक ओराई स्थल होते हैं। मतलब यूकैरियोट में हम अगर डीएनए रेप्लिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास पूरे डीएनए में कई जगह पे ओराई स्थल मौजूद है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है ना। ये बेचारे सिंपल थोड़े से कि चलो एक ही है तो कोई कहानी नहीं है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बस मिल गया चिपक गए, ऐसे वाला। तो ये बात एक तो ध्यान रखेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या डिफरेंस है, उसका पहला डिफरेंस। चलिए आ जाइए, अब हमने जगह ढूंढ ली। डीएनए की रचनात्मक इकाइयां यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, कि अब नया डीएनए जो बनाना है, एक को तो हम टेम्पलेट की फॉर्म में ले रहे हैं, ये लो, ये टेम्पलेट निकाल लिया हमने। अब जो नया स्ट्रैंड बनाना है वो किससे बनेगा, दूसरे डीएनए से। नया डीएनए सिंथेसाइज करना है, और नया डीएनए अगर सिंथेसाइज करना है तो क्या जोड़ने पड़ेंगे, किससे बना हुआ है डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है मैडम, आपने समझाया था पहले, याद है ना। हाँ, तो बस हम एक नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने पड़ेंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि संरचनात्मक इकाइयां होती हैं जो नए डीएनए को बनाएंगी। अब ये जो संरचनात्मक इकाई है वो कौन सी है, इसमें मेन एक तो हमें पेंटोस शर्करा लेनी है जो डीऑक्सीराइबोस टाइप की है। डीएनए प्रतिकरण में नए डीएनए के संश्लेषण हेतु इसकी इकाइयां, वही इकाइयां कौन सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है ये दो तरह से काम करता है। क्या दो तरह से, देखो, पहला तो वही डीएनए के निर्माण में आधारी पदार्थ के रूप में जो यहाँ पे बनाया। दूसरा,
न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण अर्थात नए डीएनए के संश्लेषण हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। भाई कोई भी काम बिना पैसा खर्चे हो सकता है क्या? तो यहाँ पे इसका खर्चा क्या है? ऊर्जा। नया डीएनए आया भाई, चलो डीएनए बनाते हैं, वो नहीं है ना, ऊर्जा लगेगी, एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो याद करो मेरा एक पुराना डायलॉग, जब मैंने आपको स्पेशली समझाया था कि न्यूक्लियोटाइड, एक सवाल मैंने पूछा था कि क्या न्यूक्लियोटाइड सिर्फ डीएनए और आरएनए में होते हैं, पूछा था, और मैंने कहा था कि नहीं, डीएनए और आरएनए के अलावा न्यूक्लियोटाइड एटीपी, जो आपने पहले भी सुना है, उसमें होते हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, ठीक है, और वो भी नीचे की साइड लिखा था, इतना भी मुझे ध्यान है कि एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, देखो न्यूक्लियोटाइड वर्ड आ रहा है ना इसमें, एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये क्या है? ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है ना, ऊर्जा इसी फॉर्म में निकलती है, एटीपी की फॉर्म में। तो ये न्यूक्लियोटाइड एटीपी भी बनाते हैं, और यही एटीपी डीएनए बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के दो काम हो गए डीएनए रेप्लिकेशन में, एक तो नया स्ट्रैंड बनाने के लिए बेस मटेरियल, दूसरा ऊर्जा प्रदान करना एटीपी बना के। भाई एटीपी ही नहीं होता, और भी होते हैं, एनएडीपी भी होता है, जो पादपों में आपने पढ़ा है, प्लांट्स में पढ़ा है, ठीक है। एक होता है एमटीपी भी होता है, एएमटीपी, बहुत सारे होते हैं, पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ने दो, अभी 12th तक तो एटीपी ही है, एडीपी, एटीपी यही पढ़ते आ रहे हो। चलो नेक्स्ट, प्राइमर, ये क्या है? देखो दीवारें, हम बोल रहे हैं कि सेल क्या है, कोशिका जो है वो हम एक बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर हमारा घर है और उसमें हमने ईंटों से घर बना रखा है, तो ऐसे ही सजीव में जो ईंटें हैं वो सेल है ना, न्यूनतम छोटी सी इकाई जो सेल है। तो आप घर बनाते हो, आपने घर बना दिया बढ़िया सा, उस पर क्या लगाते हो? कलर डायरेक्ट पोत देते हो या पहले कुछ लगाते हो? तो आपने देखा होगा पहले लगाते हैं एक वाइट कलर का, या तो वाइट सीमेंट लगा देते हैं, या प्राइमर वर्ड सुना होगा, आजकल बहुत चलन में है ना, वो डिस्टेम जो है आजकल ऐड आते हैं ना कलर के, कि पहले प्राइमर लगाओ और फिर कलर लगाओ, तो कलर बहुत अच्छे से खिलता भी है, दिखता भी है, और कलर उतरता भी नहीं है। ये वही प्राइमर है। ये क्या है? जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें जो एंजाइम है उसके बहुत नखरे हैं। मैंने आपसे कहा था जितना बड़ा आदमी या जितनी जिसकी इम्पोर्टेंट, जितना जो काम करता है उसका जो लेवल होता है वो उतना ही हाई होता है। बहुत नखरे हैं, एक डीएनए का अभी एंजाइम आएगा नाम में, उसके कुछ ज़्यादा ही नखरे। वो कहता है मैं ऐसे काम नहीं करूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। भाई तुम सारे मेरे को एक तो सारी चीज़ें ला के दो, पहले तो सेल में से जो जो अभी हमने पढ़ी और आगे भी आएंगी, एंजाइम ला के दो, एटीपी ला के दो, न्यूक्लियोटाइड ला के दो। उसके बाद मेरे को, मैं ऐसे काम नहीं करता, मेरे को क्या लगेंगे? वो शेफ़ होते हैं ना, खाना बनाते हैं जो, वो शेफ़ क्या होता है? सिर्फ ऑर्डर देता है, बाकी काम कौन करता है? वो छोटे मोटे जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तू सब्जी काट दे, तू प्याज काट दे, तू, वो तो सिर्फ कड़ची ला रहा होता है। चलो बढ़िया सा। तो ऐसा ही काम ये यहाँ पे जो एंजाइम आने वाला है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, अभी पढ़ेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, मेरे को पहले तुम डीएनए रेप्लिकेशन करने से पहले मेरे को यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रैंड बनाना है, वो दूसरा स्ट्रैंड के लिए मेरे को एक छोटा सा टुकड़ा पहले बना के दो। मेरे को एग्जाम्पल दो, हम किसी के पास कुछ काम कराने जाते हैं तो उसको समझाते हैं ना, भैया हमें ऐसे काम करना है, हमें ये ऐसे चीज बनवानी है। तो ये कहता है पहले मेरे को एक छोटा सा टुकड़ा प्राइमर बना के दो। ये प्राइमर क्या है? ये प्राइमर 2-4 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही नया डीएनए बनना है। तो ये 2-4 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम है जो डीएनए के आगे सिंथेसिस में हेल्प करेगा, तो वो होता है प्राइमर। प्राइमर डीएनए सांचे पर बना आरएनए का एक छोटा सा खंड है, फ्रेगमेंट है, एक छोटा सा खंड है, एक भाग है। डीएनए पॉलीमरेज स्वतः बहुलीकरण प्रारंभ नहीं करता। देखो मैंने कहा कि वो जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, जो हमें प्रतिकृतिकरण देगा, मेन एंजाइम तो ये है, बाकी सब तो वही मैंने कहा छोटे मोटे शेफ से, मेन एंजाइम तो सिर्फ कड़ची हिलाएगा, बाकी काटा कुटी का काम आगे दे रखा है, ठीक है। तो ये स्वतः बहुलीकरण नहीं करता, इसके बहुत नखरे, इसको चाहिए साथी बंधु, नहीं कर सकता। और इसे किसकी जरूरत होती है? प्राइमर की उपस्थिति से डीएनए का प्रतिलीकरण या प्रतिकृतिकरण आसानी से प्रारंभ हो जाता है।
उसको एक जरिया मिल जाता है, अच्छा ऐसा बनाना है ना, ठीक है बना दूंगा, फिर वो चालू हो जाता है अपनी ट्रेन लेकर। ठीक है, तो ये प्राइमर होता है। क्या है प्राइमर? आरएनए का एक छोटा सा खंड जो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज के साथ के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। आप ऐसा समझ लो कि वो घर में कोई नया काम होता है ना, तो वो नारियल फोड़ते हैं ना, कि नारियल फूटा, कोई शुभ काम हुआ तब आगे काम बढ़ेगा, वैसा ही कुछ ये नारियल है प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज जो कि इस एंजाइम की नाम आया है, ये हमारा मेन एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज दिख रहा होगा आपको, पॉलीमरेज, पॉली का मतलब बहुत सारे, मरेज का मतलब इकाइयां है ना, मर्स का मतलब होता है इकाइयां, मतलब बहुत सारी इकाइयों को जोड़ने के लिए। और कहाँ जोड़ रहा है ये? डीएनए पे जोड़ रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज हो गया। अभी एक आरएनए पॉलीमरेज भी आएगा जो आरएनए बनाएगा। ये क्या बना रहा है? हम एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरा डीएनए बना रहे हैं, तो नाम इजी है, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों है? क्योंकि ये डीएनए बना रहा है, और किससे बना रहा है? डीएनए से ही बना रहा है, तो इसको इसलिए कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृतिकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, अतः इसे डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। जो मैंने अभी इंग्लिश में बोला, डीएनए निर्भर यानी डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, वैसे ये कौन सा होता है? ये होता है, देखो डीएनए पॉलीमरेज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज के 2-3 है। एक डीएनए पॉलीमरेज 1 भी काम में आता है, उसका देखेंगे वो क्या काम में आता है, वो अभी बताती हूँ मैं। ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3rd है। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूं मैं आपको। इसको चाहो तो 3rd याद रखो, नहीं रखो आप डीएनए पॉलीमरेज याद रखो सिंपली, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई 1st, 2nd, 3rd नहीं दे रखा है इस वाले रेप्लिकेशन में। ठीक है, चलिए ये जरूर याद रखना है, ये डीएनए निर्भर है। डीएनए क्योंकि डीएनए से डीएनए बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलीकरण का उत्प्रेरण केवल एक दिशा, दूसरी कंडीशन, मैंने कहा ना बहुत भाव है इसके, पहले तो इसको चाहिए कि मेरे को प्राइमर ला के दो, सारी सामग्री ला के दो जो बनाना है डीएनए, तो और तीसरा कि मैं सिर्फ कौन सी दिशा में काम करूंगा, मैं सिर्फ 5 से 3 में क्या करूंगा, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए का संश्लेषण करूंगा। ये क्या है? तो डीएनए का पुराना स्ट्रक्चर याद करो। डीएनए में हमने पढ़ा था कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। अगर मैं इस हेलिक्स को अलग अलग बना दूं, मतलब यहाँ से ये नहीं बना के दूसरा स्ट्रैंड यहाँ बना दूं, ठीक है, तो हमने कहा था कि एक डीएनए पे अगर यहाँ पे 5 प्राइम है तो इसके दूसरी साइड 3 प्राइम होगा, पिछली क्लासेस, और दूसरा वाला स्ट्रैंड इसका प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल होता है, तो इसका 3 प्राइम होगा और इसका 5 प्राइम होगा। करेक्ट। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये वही इसके नखरे कि ये कहता है कि मैं अगर डीएनए बनाऊंगा नया वाला, पुराने वाले की बात नहीं कर रहा है, अगर मैं नया डीएनए बनाऊंगा तो मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही बनाऊंगा। इसका ये मतलब है कि ये जो नया डीएनए बन रहा है उसका 5वां सिरा पहले बनेगा और फिर वो तीसरे की तरफ जाएगा। तो अगर 5वां सिरा बनाना है, मान लो ये हमारा टेम्पलेट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये टेम्पलेट है, इससे हम नया डीएनए बना रहे हैं, इसको अभी छोड़ दो। तो अगर मुझे इससे डीएनए बनाना है तो ये क्या कर रहा है, 5 से 3 की तरफ बना रहा है। मतलब अगर मुझे इसका दूसरा कॉइलिंग बनानी है, मुझे इसका दूसरा हेलिक बनाना है, तो मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा। क्यों यहाँ से बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसका 3 है, तो जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है उसका 5 आना चाहिए, और यहाँ पे 5 है तो जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है उसका 3 आना चाहिए। और ये कह रहा है कि मैं 5 से ही नया स्ट्रैंड बनाना शुरू करूं, मतलब पहला 5वां बनाऊंगा, 5 से 3 की तरफ जाऊंगा। मतलब प्रक्रिया कैसे चलेगी, पुराने डीएनए के 3 से, तभी तो उसका 5 बनेगा। तो पहला वाला क्या है इसकी कंडीशन कि ये 5 प्राइम से
3 प्राइम की तरफ क्या करता है, नए डीएनए का संश्लेषण करता है। अगर पुराने वाले पे देखोगे तो 3 प्राइम से हो रहा है, क्योंकि हमें भाई एंटी पैरेलल बनाना होता है ना, तो ये इधर से शुरू करता है। अब इसकी अगर बात करें कि ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, तो इसमें नया कहाँ से शुरू होगा, इसमें देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है ना, तो हम ये कह रहा है मैं तो 5 से शुरू करूं, तो 5 से शुरू करना है तो इसको यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के सामने ही तो 5 आएगा एंटी पैरेलल। तो ये इधर से शुरू होके ऐसे बनेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, दोनों की अपोजिट है, इसकी यूं हो रही है, इसकी यूं हो रही है, क्योंकि दोनों के सिरे अलग अलग हैं। तो इसके एक और नखरा कि मैं तो 5 से 3 की तरफ ही नया डीएनए बनाऊंगा, मेरे को कुछ पता नहीं है, ठीक है। चलो एक और नखरा, तो ये हम कह रहे हैं चलो ठीक है, अभी हमें डीएनए रेप्लिकेशन तो करना ही है, कहाँ किसको लेने जाएंगे, तू कर दे, तू जो कहेगा हम मान लेंगे, ऐसा हमने इसकी सारी कंडीशन मान रखी है। अब क्या है, डीएनए लाइगेज, एक और एंजाइम लाइगेज, ठीक है। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना दो चीजों को। अब जब हम डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं, मान लो ये हमारा पुराना डीएनए, टेम्पलेट डीएनए, इसका ये 5 है तो इसका ये 3 है, तो नया कैसे बना होगा, नया इधर से बना होगा, 5 से 5 डैश से 3 डैश की तरफ। लेकिन जब डीएनए सेगमेंट बनते हैं तो न्यूक्लियोटाइड आते हैं, भाई डीएनए कैसे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बनते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में और छोटे छोटे सेगमेंट में। तो जब ये छोटे सेगमेंट से पूरा आपको एक स्ट्रैंड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ता है। वो तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ला के इकट्ठा कर देता है, कौन, जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ला के इसके सामने इकट्ठे कर देगा। बाकी जोड़ने का काम, मतलब उनको कनेक्ट करके कैसे जोड़ने का काम, जो हम पढ़ चुके हैं कि भाई फॉस्फेट है, इधर फॉस्फेट है, इधर से ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और फिर दूसरा पेंटोस, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये आ गया, जिसमें इधर से नाइट्रोजनिक बेस, इधर से नाइट्रोजनिक बेस और इधर से फॉस्फेट। तो इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना भी तो पड़ेगा, उसने तो न्यूक्लियोटाइड ला के इकट्ठे कर दिए। तो ये जो बीच में जोड़ने का काम है, ये बैंड जो बनाना है, कौन से बैंड होते हैं, ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कुछ याद है, एक तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो फॉस्फेट और पेंटोस शर्करा के बीच बनेंगे, प्लस उधर डबल स्टैंडर्ड बनाना है तो इस नाइट्रोजनिक बेस से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पड़ेंगे दूसरे नाइट्रोजनिक फेस को। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना यानी डबल हेलिकल बनाने के लिए वापस उनको जोड़ना पड़ेगा, पहले अलग तो कर दिया, वापस जोड़ो। तो असतत रूप से, असतत का मतलब डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने कहा ये टुकड़ों टुकड़ों में बनते हैं, तो इनको वापस जोड़ के एक सिंगल स्ट्रैंड बनाने का कामकाज जो है वो हमने लाइगेज को दे रखा है। अब ये डीएनए को जोड़ता है इसलिए डीएनए लाइगेज, क्योंकि लाइगेज बहुत टाइप के होते हैं, जैसे पॉलीमरेज भी बहुत टाइप के होते हैं, ऐसे लाइगेज, लेकिन ये डीएनए को जोड़ रहा है इसलिए हम इसको डीएनए लाइगेज कह देते हैं, ठीक है। असतत रूप से बने डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा किया जाता है। अब मेन काम जो हमें क्या करना है, नए रज्जुकी का संश्लेषण करना। ये तो सहायक एंजाइम हो गए, ठीक है, कि क्या 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 हमें चाहिए और कैसे करना है। अब जो नया डीएनए सिंथेसिस यानी जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है उसकी प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं कि वो कैसे होती है। तो पहले हमने बोला कि डीएनए की कॉइलिंग खुलेगी, है ना। ये कॉइलिंग कैसे खुलती है, ये कॉइलिंग मैंने आपको बोला कि डीएनए जो है अगर ऐसा कॉइल है तो यहाँ से तो ये कॉइल ही रहेगा, दूसरा वाला स्ट्रैंड, बीच में एक क्या बन जाता है, वो हेलिकेज आने से, मान लो हेलिकेज आ गया और हेलिकेज आने से ये वही दोनों स्ट्रैंड हमने अलग कर दिए। ये जो चीज बनी है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन बबल। बबल जैसा दिख रहा है ना ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल। या लूप भी कह सकते हैं, हो सकता है कई बुक्स में क्या लिखा हो, प्रतिकृतिकरण लूप। लूप का मतलब भी वही होता है, दो ऐसे कुछ खुल जाए स्ट्रैंड्स, उसको लूप कहते हैं।
तो इसको लूप कहते हैं। अब क्या है, एनसीईआरटी का अगर आप डायग्राम देखोगे तो एनसीईआरटी ने क्या करा है, इसको यहां से कट करके हमें शो किया है। कैसे कट करके, कि मैं इसको यहां से कट कर दूं तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। अगर मैं इसको आधा ही बनाऊं, आधा ये और आधा हमने बनाया ही नहीं, तो अब ये आपको फोक जैसा दिख रहा है। फोक कांटा होता है ना, जो कांटा, कैंची, कैंची वैसे तो हमें कैंची जैसा दिख रहा है, लेकिन वही जिसने जो नाम दिया हमें वही देना है। तो इसको क्या हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्रतिकृतिकरण फोक। फोक का मतलब कांटा, ठीक है, खाने वाला कांटा। तो वैसा सा कुछ शेप बन गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन फोक भी कह देते हैं। उसी की बात हो रही है। अब अगर आप देखेंगे तो ये तो पूरा सिंगल डीएनए, यहां से अलग किया था तो यहाँ पे डीएनए कैसा हो गया, द्विशाखित हो गया है, 2 शाखाएं बन गई है, एक उधर और एक इधर, है ना, बाइफर्केट हो गया है। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है प्रतिकृतिकरण द्विशाख, यानी रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, हिंदी में इसको द्विशाख कह देंगे, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या कह देंगे, रेप्लिकेशन फोक। डीएनए जैसे लंबे अणु की दोनों श्रृंखलाओं को इनकी पूरी लंबाई में अलग नहीं किया जा सकता। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पूरा डीएनए नहीं खुलता। भाई 2 मीटर का डीएनए है, इंसानों की अगर बात करें 2.2 मीटर का, पूरा डीएनए थोड़ी खोलना है हमें, तो बस वो पार्ट खोलना है जिसका रेप्लिकेशन करना है। ठीक है, जब द्विरज्जु की डीएनए लंबाई में किसी एक बिंदु तक पृथक व अकुंडलित हो जाता है, मतलब उसकी कॉइलिंग खुल जाती है, तब एक वाय जैसी रचना बनती है। वाय है ये, अगर इसको देखा जाए तो वाय, ठीक है, जिसे प्रतिकृति द्विशाख यानी रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। जो एनसीईआरटी में आपके ये कॉइलिंग भी नहीं है, सीधे ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे, यहां से भी कॉइलिंग को सीधा बताया है। अब ये दोनों तो अलग हो गए, मतलब इनके सिर्फ एक एक नाइट्रोजनिक बेस है, ये वाला शेप बताया है। ठीक है, ये पूरा नाइट्रोजनिक बेस, ये तो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हो गए हैं। यहाँ पे एक एक एडेनिन गुआनिन, वही जो भी सिंबल होगा AGTC, इधर भी TGAC, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स सॉरी जो नाइट्रोजनिक बेस है वो जुड़े हुए होंगे। अब बात करते हैं सतत या लीडिंग स्ट्रैंड की। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्रोसेस पढ़ते हैं। आओ, क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा प्रोसेस देख लेंगे। क्या किया हमने डीएनए लिया, ये लो भाई साहब डीएनए, ये डीएनए था। इसके किसी जगह पर आके जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है वहां पे एक एंजाइम आया, जिसको हमने कहा, वो कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज। कई जगह आपको हेलिकेज भी लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि बोलने में जनरली हम हेलिकेज बोल नहीं पाते हैं, हम हेलिकेज ही बोलते हैं। मैं यहाँ पे हेलिकेज ही लिख रही हूँ क्योंकि देखो जो एनसीईआरटी है उसमें हेलिकेज ही लिखा हुआ है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम आता है जो इसकी कॉइलिंग खोलता है। कॉइलिंग खोलने के बाद ये कॉइलिंग में क्या होगा, जो एयर बबल है वो फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन द्विशाख। यानी कि वही पहले तो बबल बनता है, फिर अगर आधा ही बताएंगे तो वाई के आकार का दिखेगा। इसमें और भी एंजाइम लगते हैं। भाई ये खुल गया तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड फ्री हो गए, ये हो गए न्यूक्लियोटाइड फ्री। यहाँ पे आके हेलिकेज एंजाइम, एक टोपोआइसोमरेज की जो मैंने बात की और सिंगल बाइंडेड प्रोटीन की बात की, वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने कॉइलिंग तो खोल दी है हेलिकेज ने, लेकिन ये कॉइलिंग वापस चिपक सकती है। उसको रोकने के लिए एक टोपोआइसोमरेज एंजाइम और प्रोटीन आ जाएंगे। SSB प्रोटीन्स। ठीक है, सिंगल बाइंडेड। आप नहीं भी लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे शो कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे शो कर रहे हैं, मतलब वो द्विशाख बना रहे हैं जिसमें आधा डीएनए तो क्या बना हुआ है,
बाइंडेड है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से उसके नाइट्रोजनिक बेस जुड़े हुए हैं, और ये वाले जो हैं ये खुल चुके हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, द्विशाख, यानी कि रेप्लिकेशन फोक। चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि देखो मैं ये लाइन बना रही हूँ, उसका मतलब यही है ना कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ए है, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए होगा, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। इनको हमने अलग कर दिया, मतलब ऊपर वाले अलग हो गए, नीचे वाले अलग हो गए। तो यहाँ पे अब जो बन रहे हैं, यहाँ पे जो होंगे वो तो एक एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनिक बेस होंगे ना, कोई भी हो सकता है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, कोडोन तो कोई भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे ए होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर सी है, यहाँ टी है तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे जी होगा, इसका ही पेयरिंग होगी ना यहाँ पे, जिसको हमने अलग कर दिया है। यहाँ पे जी, यहाँ पे फिर सी, फिर जी, फिर ए और टी, ये खोल दिया। ठीक है, अब बारी आएगी डीएनए पॉलीमरेज की, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन, मेरे को प्राइमर बना के दो। तो हमारा प्राइमर की एंट्री होगी, ये आ गया जी प्राइमर। प्राइमर क्या है, प्राइमर आरएनए का एक छोटा टुकड़ा है जो डीएनए प्रतिकरण या डीएनए पॉलीमरेज को लेकर उसको उत्साहित करता है कि मैं आ गया हूं, चल अपन खाना, मतलब खाना क्या, डीएनए बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है, किसकी क्या कंडीशन है, डीएनए पॉलीमरेज की, कि मैं नया डीएनए किस से किस तक बनाऊंगा, मैं नया डीएनए 5 से शुरू करके 5 प्राइम से 3 प्राइम तक बनाऊंगा। तो अब हम इसको नेमिंग दे देते हैं। मान लो अगर ये 5 प्राइम है ये वाला, तो ये 3 प्राइम होगा, और इसका ही प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल दूसरा वाला होता है, तो ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा। डीएनए पॉलीमरेज कंडीशन क्या है कि मेरे को 5 से शुरू करना है, मतलब इसको 5 से नया डीएनए बनाना है, मतलब 3 से शुरू करना पड़ेगा। इसके पुराने वाले से तो 3 से शुरू करेगा, 5 कहाँ बनाएगा, 3 के अपोजिट बनाएगा ना। इसका अगर हमें नया स्ट्रैंड बनाना है तो इसका ये 3 है तो ये 5 होगा। अब देखो कई बुक्स में आप यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ पढ़ोगे, क्योंकि वो दिशा बताता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, डीएनए बहुत लंबा है, डीएनए का 1 एंड 3 है, तो हम दूसरे को जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसको 5 ही बोलेंगे। अब 5 हम इसको भी बोल सकते हैं, 5 हम इसको भी बोल सकते हैं, 5 उसको भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने 3 किसको बोला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, मान लो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, तभी तो इसके अपोजिट 5 आएगा। यहाँ पे जो नया डीएनए बनना चाहिए उसका स्ट्रैंड क्या होना चाहिए, 3 के अपोजिट होना चाहिए, 5, मतलब यहीं से शुरू करना है। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्राइमर को कहाँ लाकर जोड़ेगा, इस एंड पे। कौन से वाले की तरफ, इधर वाले की अगर बात करें, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे प्राइमर लाकर जोड़ दिया। प्राइमर क्या है, वही न्यूक्लियोटाइड का क्रम, यानी कि अगर यहाँ पे क्या था, टी था, या हम मान ले यहाँ पे सी है, तो अब जो प्राइमर होगा वो इसका एडिंग, यानी कि यहाँ पे ए होगा, यहाँ सॉरी जी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे टी होगा, ये प्राइमर आकर ऐड हो गया। क्यों प्राइमर इस हिस्से पर आकर हुआ, क्योंकि उसको 5 से 3 की तरफ जाना है, नया डीएनए 5 से 3 की तरफ बनाना है, तो 5 इधर बनेगा तभी तो 3 इधर बनेगा। ठीक है, तो नया डीएनए बनाने के लिए प्राइमर यहाँ पे ऐड हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो आपको लग रहा होगा कि प्राइमर यहाँ ऐड होगा, लेकिन यहाँ नहीं ऐड होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि उसको तो 5 से 3 की तरफ बनाना, अगर वो 5 से 3 की तरफ बनेगा तो ये भी 5 और ये 3, तो ये तो अब एंटी पैरेलल कहाँ हुए, डीएनए का स्ट्रैंड तो एंटी पैरेलल होते हैं, यहीं पे 5 शुरू कर देगा तो ये एंटी पैरेलल तो हुए ही नहीं, ये तो सिर्फ पैरेलल हुआ है, लेकिन डीएनए तो एंटी पैरेलल प्रति समांतर होता है, मतलब इसका 5 है तो इसका 3 होना चाहिए। तो अब उसको डीएनए कहाँ से बनाना शुरू करना पड़ेगा, उसको डीएनए दूसरे वाले स्ट्रैंड पे यहाँ से बनाना शुरू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 3 है, मतलब इतने हिस्से की अगर हम बात करें तो ये 5 है तो इसका 3 कहाँ होगा, इधर।
सिर्फ इतने इतने हिस्सों की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। ये 5 तो ये 3, तो प्राइमर कहाँ आके जुड़ेगा, इस जगह पे, तब उसका ये 5 और उसका ये 3 जुड़ेगा प्राइमर का। ये प्राइमर आकर जुड़ गया है। इधर भी ये लो, इसका ये G, इसका ये T और इसका ये E। बात समझ में आई कि क्यों अपोजिट में? तो एक अगर दोनों टेम्पलेट की तरह तो दोनों काम करेंगे, हमें तो प्रतिलिपि तैयार करनी है, इसकी अलग प्रतिलिपि बनेगी, इसकी अलग प्रतिलिपि बनेगी, रेप्लिकेशन होगा। तो दोनों स्टैंड पे जो प्राइमर है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका 5 से 3 की तरफ इधर लग रहा है और इसका 5 से 3 की तरफ इधर, मतलब इसमें जो नया डीएनए बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। 5 से 3 की तरफ ये डायरेक्शन हो गई। अगर पुराने स्टैंड को देखोगे तो 3 से 5 की तरफ है। और इधर कैसे बन रहा है, इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, ठीक है। इसीलिए आपके बुक में लिखा हुआ है कि डीएनए प्रतिकरण में प्राइमर जो द्विशाख है उसके अपोजिट यानी कि विपरीत दिशाओं में आकर जुड़ता है। उसका रीजन है और भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, पर वही आपके लेवल का नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। क्योंकि प्राइमर, भाई प्राइमर क्या है, देखो प्राइमर जो है वो हम कह रहे हैं कि आरएनए का छोटा सा टुकड़ा है, यानी कि एक 5 होगा इसका और एक 3 होगा इसका भी। नया फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है, नया फॉस्फेट कहाँ आके जुड़ता है, जरा बताओ। नया फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा, तीसरे हिस्से पर जाकर, तीसरे कार्बन पे जुड़ता है ना। जो फॉस्फेट हम बनाते हैं, देखो इतना डिटेल में मुझे जाना नहीं था, लेकिन अब मैं शुरू कर चुकी हूँ। तो ये फॉस्फेट है, इसके यहाँ पे एक तो फॉस्फेट जुड़ता है 5 पे, और दूसरे वाले जो फॉस्फेट होता है वो तीसरे नंबर पे जुड़ता है। ये हम न्यूक्लियोटाइड में पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसे जोड़ते हैं ना, एक पहले वाले पेंटोस के 5वें पे और दूसरे का जो फॉस्फेट है वो कहाँ आके जुड़ता है, तीसरे पे जुड़ता है। तो दो सिचुएशन है, या तो 5 पे या 3 पे। अगर मैं इस प्राइमर को यहाँ जोड़ती हूँ और अगर फॉस्फेट यहाँ आके जुड़ता है 5वें पे, तो भाई डीएनए तो इधर बन रहा है, हमें तो डीएनए उधर बनाना है। हमारे पास इधर टेम्पलेट तो है ही नहीं, टेम्पलेट तो उधर है, तो हमें डायरेक्शन यही चलानी पड़ेगी ना। इसीलिए 5 से 3 की तरफ जा रहा है। इधर भी देख लो, अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो इधर यहाँ से शुरू करूँ, प्राइमर मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, नहीं करना चाहिए लेकिन कर दिया, और वो भी 5 से 3 की तरफ लो। अब इसमें कहाँ जुड़ेगा, वो तो नया फॉस्फेट तो तीसरे कार्बन पे आके जुड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है और जुड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ इस डायरेक्शन में कहाँ डीएनए, टेम्पलेट तो इधर पड़ा है। इसीलिए एक मेन रीजन ये भी है। हालांकि आपको ये रीजन लिखना नहीं है, आप सीधी सीधी लाइन ये लिखेंगे कि जो प्राइमर है वो कहाँ जुड़ता है, 5वें से 3 की तरफ जुड़ता है। और डीएनए पॉलीमरेज किस दिशा में काम करता है, नए डीएनए का संश्लेषण, पुराने डीएनए के रेस्पेक्ट में बात नहीं करनी, नए डीएनए का संश्लेषण 5 से 3 की तरफ होता है। मतलब पहले 5वां सिरा बनाएगा फिर तीसरे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब आएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम हो गया, इसने बोल दिया मेरा प्राइमर आ गया, मेरे एंजाइम आ गए, अब मैं जाता हूं। तो ये एंट्री हुई डीएनए पॉलीमरेज की, ग्रीन कलर में बनाएंगे। ये आ गया डीएनए पॉलीमरेज, इस इधर इधर आया और दूसरा वाला इस वाले टेम्पलेट का इधर आ गया। टेम्पलेट का मतलब वही दोनों से नए डीएनए संश्लेषित करने। अब ये क्या करेगा, कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर आएगा। न्यूक्लियोटाइड्स बिखरे पड़े हैं कोशिका द्रव्य में, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स भी क्या बोले, हम बोल सकते हैं नाइट्रोजेनिक बेस। तो ये नाइट्रोजेनिक बेस को ढूंढ के लाएगा और यहाँ पे जो है रीडिंग उसके हिसाब से जोड़ता जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है जी, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, सी। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, जी। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, सी। तो एक फ्रेगमेंट और जोड़ दिया इसने, ये लो। फिर ऐसे कैसे 3 और लाएगा और जोड़ देगा, फिर ऐसे कैसे 3 और लाएगा और जोड़ देगा। तो ये 5 से 3 की तरफ चलेगा। इधर की अगर हम बात करें, इधर की हम बात करें तो ये जो है वो इस वाले के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और ऐसा अक्सर होता है कि अगर एक डीएनए में प्राइमर 5 से 3 की तरफ जोड़ रहा है तो एक वाला स्ट्रैंड तो अच्छे से बनेगा, एक वाला स्ट्रैंड तो अच्छे से बनता है, लेकिन दूसरा वाला स्ट्रैंड जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है उसके स्ट्रैंड टुकड़ों टुकड़ों में बनते हैं। मतलब ये वाला जो है ना डीएनए पॉलीमरेज, ये थोड़ा सा
बोल सकते हैं कि इसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है। तो कभी ये यहाँ चिपक जाता है, कभी ये कहीं बीच में चिपक जाता है, फिर थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है, हमने तो इतना ही बनाया, कितना भी लंबा, तो ये अलग अलग जगह पे जुड़ता है। तो ये जो है, ये जो लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, यहाँ से अमीनो एसिड्स जो लेकर आ रहा है, वो अमीनो एसिड्स क्या करेगा, ये एक टुकड़ा यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बनाता है। इसके जैसा लाइन सर नहीं बनाता, बीच में जगह छोड़ देगा, फिर छोड़ देगा, फिर बना देगा, फिर छोड़ देगा, फिर बना देगा। उसी को नाम देने के लिए हमने इन दो स्ट्रैंड्स को नाम दिए हुए। क्या नाम दिए हुए हैं? ऐसा स्ट्रैंड हमें नहीं पता, ये फिक्स नहीं है कि जरूरी नहीं कि इसी वाले पे ये टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा या इसी वाले पे ये लाइन सर बनेगा। अगर इधर लाइन से बन रहा है, अच्छे से बन रहा है, तो दूसरे वाले पे टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा। तो इन्हीं जो लाइन से बनते हैं, जिसमें लाइन सर क्या बनते जा रहे हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट आके जुड़ते जा रहे हैं, उस वाले अच्छे वाले को तो हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीड कर रहा है ये। लीडर कौन होता है? जो आगे आगे चलता है, जिसपे सबको भरोसा होता है, क्योंकि वो अच्छा काम करता है। ये अच्छा काम कर रहा है, याद करने का तरीका है भाई, ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से बना रहा है, इसलिए हमने इसको लीडिंग नाम दे दिया, ये लीडर है। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है। ये वाला है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये लैगिंग का मतलब होता है लटका हुआ या आधा अधूरा, बीच में है ना, पूरा बन ही नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सतत स्ट्रैंड, क्योंकि कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, और ये टुकड़ों टुकड़ों में काम कर रहा है, इसलिए इसको असतत बोल देते हैं। हालांकि आप इंग्लिश में ही याद करो, क्योंकि हर जगह ये इंग्लिश वर्ड ही आता है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब जो ये टुकड़ों टुकड़ों में बन रहे हैं फ्रेगमेंट, ये तो पूरा डीएनए बना देगा। ये जो टुकड़ों टुकड़ों में बन रहे हैं, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, वो एक वैज्ञानिक थे, ओकाजाकी, जापानीज होंगे नाम से लग रहा है। तो ये ओकाजाकी ने पहले बताया फर्स्ट टाइम कि जब डीएनए बनता है या रेप्लिकेशन होता है, तो एक स्ट्रैंड तो अच्छे से बनता है, दूसरा टुकड़े टुकड़ों में बनता है, और इन टुकड़ों को उन्होंने अपने ही नाम पे क्या नाम दे दिया, ओकाजाकी स्ट्रैंड। ओकाजाकी खंड भी बोल सकते हो हिंदी में, और फ्रेगमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ओकाजाकी सेगमेंट्स हैं ये सारे। ठीक है, अब वो कहानी ले लेते हैं, चलो आओ। उसके बाद अभी बाकी है प्रोसेस भाई, अभी रेप्लिकेशन पूरा नहीं, इसको खुला थोड़ी छोड़ देंगे, अभी तो दोनों को बाहर निकालना है। चलो आओ कहानी के ऊपर, उसको समझ लेते हैं जो लिखा हुआ है। चलो, सतत या लीडिंग स्ट्रैंड, जिसको कंटिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, 3 और 5 ध्रुवता वाले पैतृक, पैतृक का मतलब वही पेरेंटल, पर नए रज्जुकी का संश्लेषण डीएनए पॉलीमरेज में 5 से 3 की तरफ होता है। ये हम बात कर चुके हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की दिशा में ही क्या करेगा, स्ट्रैंड्स बनाएगा। ठीक है, सतत रूप से करता है, इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। बात समझ में आ गई कि वो जो एक स्ट्रैंड था, फिर से समझ लो। अब मैं ऐसे बना देती हूँ जैसा एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये वो फोक है, इसमें एक स्ट्रैंड जो है, अगर ये क्या है, ये 5 है तो ये 3 है, और अगर ये 3 है तो ये 5 है। तो एक स्ट्रैंड जो कि पैतृक, पैतृक किसको बोल रहे हैं, पेरेंटल, जिससे दूसरा वाला नया बन रहा है, जिसको हम टेम्पलेट भी बोलते हैं। भाई दोनों टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं। तो जो क्या कर रहा है, 5 से 3 की तरफ, यानी इसका 5 है और ये 3 है, तो यहां से ऐसे बन रहा होगा नया स्ट्रैंड, तो 5 से 3 की तरफ ऐसे ही बनेगा। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, जो कंटिन्यूअसली डीएनए बनाता जा रहा है, उसको तो हम बोल देंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और जो डिसकंटिन्यू फॉर्म में, यानी कि यहां से टुकड़ों में, पहले टुकड़ा बना फिर खा गया फिर यहाँ बना दिया, तो बीच में जो फ्रेगमेंटेड बन रहे हैं, ओकाजाकी स्ट्रैंड बन रहे हैं, उसको हम बोल देंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, नाम दे दिया गया उनको, असतत या लैगिंग स्ट्रैंड। पैतृक डीएनए की 5 से 3 ध्रुवता वाले श्रृंखला पर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर से प्रारंभ कर डीएनए के छोटे छोटे खंडों को 5 से 3 की दिशा में बनाता है। दिशा वही रहेगी,
क्यों रहेगी? क्योंकि हमें 5 से 3 पॉलीमरेज काम ही 5 से 3 की तरफ कर रहा है, उसे 5 से 3 ही बनाना है, इसीलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से इधर बना रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ से आ रहा है, ठीक है। उसे छोटे छोटे खंडों में बनाता है, जिसे इस प्रकार बने डीएनए के छोटे छोटे खंड ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट या स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। ये बात हो गई। डीएनए लाइगेज एंजाइम बाद में, अब फाइनल फिनिशिंग देनी है। डीएनए लाइगेज एंजाइम बाद में प्राइमर को हटाकर इन डीएनए खंडों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या होगा अब भाई? डीएनए बन गया, इधर भी एक स्ट्रैंड, चलो एक फाइनल डीएनए बना देते हैं। छोटा बनाऊंगी ये वाला अब मैं, ये पुराना डीएनए, इसमें जो नए स्ट्रैंड बने हैं, नए स्ट्रैंड, ये तो अच्छे से बना है, इधर वाला तो, इधर वाला टुकड़ों टुकड़ों में बना है। तो अब यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा जिसको हम बोल रहे हैं लाइगेज, ठीक है। ये लाइगेज एंजाइम आएगा और यहाँ पे जो हमारा प्राइमर लगा हुआ है, इसका काम खत्म हो गया, डीएनए बन गया भाई, डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया। अब इसकी क्या जरूरत है? इसको हटाओ रास्ते से, तेरा काम खत्म, तू जा तेरे घर। तो यहाँ पे आया लाइगेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम ने इस प्राइमर को यहाँ से बटा लिया, बट यहाँ से भाग, यहाँ से तेरा काम हो गया। इधर भी ऐसा ही करेगा, यहाँ पे जो प्राइमर लगा हुआ है, मान लो ये प्राइमर था, इसको बाहर निकाल देगा, प्राइमर बाहर, तेरा काम हो गया, खत्म, चल बस। अब क्या होगा? ये डीएनए दोनों यहाँ से निकल लेंगे पूरे बन के। लाइगेज एंजाइम आया, लाइगेज ने कर लिया। एक और एंजाइम, वही एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं दे रखा है, न्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं उसको। लाइगेज एंजाइम आया, लाइगेज ने एक तो क्या काम किया, प्राइमर को हटा दिया वहां से, ठीक है। दूसरा, ये जो टूटे हुए खंड बने हुए हैं इनको जोड़ेगा, प्लस इधर भी कुछ कुछ गैप्स है। इधर क्या गैप्स है भाई? इधर ये अलग हो जाएगा स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को वापस बंद भी तो होना है, ये जो खुले पड़े हैं इसको खुला थोड़ी छोड़ेंगे। हमने जो डीएनए ऐसे खोल के ऐसे रख दिया है, यहाँ से डीएनए बाहर आ गया नया बन के, ये ग्रीन वाला, यहाँ से भी डीएनए बाहर आ गया। अब इन खंडों को वापस जोड़ना भी तो है, ये जो व्हाइट वाले हैं इनको जोड़ना भी तो है। तो ये लाइगेज 2-3 काम करेगा। पहला, इन टूटे हुए जो ओकाजाकी खंड बने उनको भी जोड़ेगा। इनमें भी अगर कोई गैप रह गया, देखो प्रक्रिया है, गैप हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती है, तो उनको भी जोड़ेगा। प्लस ये जो अलग हुए एंजाइम डीएनए के जो टेम्पलेट थे उनको भी जोड़ेगा। तो अब क्या हो जाएंगे हमारे पास? अगर इसका नेक्स्ट स्टेप में बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये हमारा डीएनए वापस बना दिया व्हाइट, पहले वाला, ये लो, और ये जो 2 नए डीएनए बने हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं भाई। नया ऐसा तो कोई वो नहीं है, ये लो, ये जो हरे हरे बने इससे एक नया डीएनए बना। हालांकि ये नहीं है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि डीएनए का सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन होता है। दोनों डीएनए पुराने या दोनों डीएनए नए नहीं होते, एक नया और एक पुराना होता है। याद आई ना बात सेमी कंजर्वेशन वाली? बस, तो गलती यहीं पर है। क्या करना है हमें? एक वाइट और एक ग्रीन बनाना है। एक पेरेंटल डीएनए बनता है, एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए का होगा और एक स्ट्रैंड नया वाला जो ग्रीन बन रहा है। इधर भी ऐसा, एक पेरेंटल डीएनए होगा और एक नया बनने वाला डीएनए। सेमी कंजर्वेशन, अर्ध संरक्षी। इसको याद रखें बनाते टाइम भी, जब अगर आप कलर याद रख रहे हैं और जब लेबल करेंगे तब भी याद रखेंगे। ये लो भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन कर दिया हमने। देखो, हमने कहा कि जो आरएनए प्राइमर है, जो आरएनए प्राइमर आके लगता है, और जितने भी हमने एंजाइम जुटाए ये सारे नखरे डीएनए पॉलीमरेज के हैं। पर डीएनए पॉलीमरेज के नखरे क्यों हैं इतने? क्योंकि वो है ही इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको मैं समझाने वाली हूँ अब, कि सारी कहानी पढ़ ली आपने, डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कैसे डीएनए हो रहा है, ठीक है। स्टेप्स आपको समझ में आ गए। पहले यहाँ से आ गए हम, फिर इधर, फिर ये वाला लिख दूं मैं यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर इधर से हम नंबर आए 4,
और फिर हमने नंबर 5। ठीक है, इस तरह से हमने किया। ये स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है ये स्टेप 2 है, स्टेप 3, स्टेप 4, ये स्टेप 5 और 4 और ये स्टेप 6। आप कॉपी में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, है ना। मेरे पास भाई बोर्ड से बाहर नहीं जा सकती ना, तो आप जो बनाएंगे वो मैं 2-4 ही बना सकती, इसलिए मैंने ऐसे घुमा के बनाया है, आप सीधा बनाएंगे। चलिए, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है और भी 2-3 एंजाइम में, न्यूक्लियस होता है एक, है ना, एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, वो एंजाइम भी होता है। इन सब का काम वही है, टूटे हुए खंडों को जोड़ना है, प्लस प्रूफ रीडिंग करना भी है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? डीएनए पॉलीमरेज भी करता है प्रूफ रीडिंग और डीएनए पॉलीमरेज भी करता है खुद प्रूफ रीडिंग। देखो मैंने कहा प्रक्रिया है, प्रक्रिया में मिस्टेक भी बन जाए। जब डीएनए पूरे दोनों स्ट्रैंड बन जाते हैं उसके बाद चेकिंग होती है कि डीएनए सही बना है कि नहीं। आपने अगर फैक्ट्री वगैरह में देखा हो तो हर माल बनने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको चेक किया जाता है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये डिफेक्ट यहाँ पे भी है, भाई डीएनए बना रहे हैं इंसान के लिए, कोई खेल थोड़ी कर रहे हैं। तो इसकी प्रूफ रीडिंग भी जो है वो डीएनए पॉलीमरेज और एक और एंजाइम होता है जिसका आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं है, न्यूक्लियेज होता है, वो भी यही काम करता है। ठीक है, चलो तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज के नखरे इतने क्यों हैं? क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई डीएनए पॉलीमरेज आर यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मैंने बता दिया आपको, वैसे नहीं याद रखना आपको कि डीएनए पॉलीमरेज इतना महत्वपूर्ण क्यों है रेप्लिकेशन में। तो डीएनए पॉलीमरेज इतना स्ट्रॉन्ग एंजाइम है कि एक बैक्टीरिया यानी ई कोलाई, जब हम ई कोलाई की बात करें, मैंने कहा ये ई कोलाई बलि का बकरा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो ई कोलाई के अगर हम न्यूक्लियोटाइड बेस की बात करें, नाइट्रोजेनिक बेस की बात करें, तो इसके पास 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स हैं। मतलब क्या है? नाइट्रोजन क्षार है। भाई डीएनए पॉलीमरेज के महत्व की बात कर रहे हैं कि क्यों डीएनए पॉलीमरेज इतने भाव खा रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास इतने बेस पेयर हैं, यानी कि इसका डीएनए में है, अगर एक डीएनए की बात करें तो उसमें इतने नाइट्रोजेनिक बेस है। इसको बनाने में डीएनए पॉलीमरेज, इसको बनाने में डीएनए पॉलीमरेज मतलब इसको डबल करने में डीएनए पॉलीमरेज को सिर्फ 18 मिनट लगते हैं, सिर्फ 18 मिनट। ठीक है, और एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि डीएनए पॉलीमरेज ई कोलाई के 4.6 × 10⁻⁶ की पावर लगी हुई है, वो भी प्लस में। इतने डीएनए को बनाने में जो है वो 18 मिनट लगाता है, प्लस 18 मिनट में इसकी स्पीड क्या है पता है इस डीएनए पॉलीमरेज की? ये 2000 न्यूक्लियोटाइड बेस यानी कि बीपी 2000 नाइट्रोजन बेस बनाने में, नाइट्रोजन क्षार बनाने में सिर्फ 1 सेकेंड लगाता है। 1 सेकेंड, वो तुम कब से हो गया, मेरे बोलने से पहले 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड में 2000 नाइट्रोजनिक बेस की स्पीड से बना रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके इतने भाव है। इसको सब प्राइमर भी चाहिए, इसको हेलिकेज भी चाहिए, इसको वो भी चाहिए कि न्यूक्लियस भी ला के दो मेरे को ये भी ला के दो, इसलिए इतने इसके भाव है। और ये आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में कि ई कोलाई के इतने बेस पेयर बनाने में इसको 18 मिनट लगते हैं। और इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड ये है, किसकी? डीएनए पॉलीमरेज की। क्या है डीएनए पॉलीमरेज? न्यू रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण करने वाला एंजाइम। ठीक है, और पूरा नाम क्या है इसका? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इंसानों के कितने हैं वो हम देख चुके हैं। इंसानों में कितने बेस पेयर है लास्ट टाइम देखे थे ना, इतने, जब हमने इंसानों के डीएनए की लंबाई नापी थी 2.2। तो भाई जब वो इतनों को 18 मिनट में कर दे रहा है तो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6.6 कितने में कर देगा? 2000 बेस पेयर बना रहा है एक बार में, 1 सेकंड में।
तो जल्दी से काम करता है और इसको फिर वो मैकेनिक लगते हैं, इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये इसको स्टार लगा लो, IM पे लिख दो, क्योंकि वही NCERT में ये बात कही गई है, इसलिए हमें याद रखनी है। चलिए, हुई बात अब खत्म कि कैसे हमने DNA का रेप्लिकेशन किया। एक बार मैं थोड़ा सा फिर उसको आपको देखो समझा देती हूँ। क्या किया, DNA की कॉइलिंग खोलनी है, उसके लिए हेलिकेज एंजाइम लगेगा। DNA की कॉइलिंग खुलती है तो एक और एंजाइम टोपोआइसोमरेज लगता है और कुछ प्रोटीन्स लगते हैं जो वापस DNA को कॉइल होने यानी कुंडलित होने से रोक कर रखते हैं। कॉइलिंग जब खुलती है तो एक द्विशाख फोक बनता है, यानी रेप्लिकेशन फोक बनता है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे या जो भी आप स्टेप कहना चाहते हैं, DNA पॉलीमरेज जो है वो कहता है कि मुझे प्राइमर लाके दो, तो प्राइमर लाता है और कहाँ पे, कौन सी दिशा में जुड़ता है, 5' से 3' की तरफ जुड़ता है, दोनों ही शाखाओं पर। उसके बाद प्राइमर DNA का निर्माण करता है पॉलीमरेज की हेल्प से। क्या करता है पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज कोशिका द्रव्य में जितने भी न्यूक्लियोटाइड घूम रहे हैं, अमीनो एसिड्स घूम रहे हैं, उनको ला के यहाँ पे जमा करता है और दोनों स्ट्रैंड पे DNA बनता है। DNA दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग बनता है। इट मीन्स एक पे तो सिंपल कंटिन्यूअस बनता है, मतलब सीधा सीधा और बिना कोई गैप के बनता है, जिसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और दूसरे में टुकड़ों टुकड़ों में बनता है, जिसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लास्ट में जब DNA बन जाता है तो एक और एंजाइम लाइगेज आता है, जो दोनों DNA को अलग करके बाकी बचे हुए जो स्ट्रैंड्स हैं उनको जोड़ देगा। प्लस इनके बीच में जब दोनों डबल हेलिक बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेंगे ना, तो वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का निर्माण भी कौन करता है, लाइगेज। तोड़ने का काम कौन कर रहा था, हेलिकेज कर रहा था। DNA के हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके बीच में क्या है, नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, AT के बीच में डबल और GC के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ने का काम लाइगेज और तोड़ने का काम हेलिकेज कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन की जो कहानी है वो ख़त्म होती है, और यही आपको लिखनी है पूरी DNA रेप्लिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और प्रोसेस क्या है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यानी अनुलेखन के बारे में पढ़ना है और अनुवादन के बारे में पढ़ना है। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो लेक्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।